हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट क्लासेस। देखिए, आज हम लेखांकन का परिचय दोहरी लेखा प्रणाली का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पीजीटी कॉमर्स के लिए ये टीजीटी और पीजीटी दोनों में हेल्पफुल होगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो डबल एंट्री सिस्टम होती है। उसके अंदर एक साइड को डेबिट किया जाता है और दूसरी साइड को क्रेडिट किया जाता है। तो इसमें इसका मीनिंग क्या होता है? लेखकों को पुस्तकों में वित्तीय स्थिति ज्ञात करने हैं तो लिखने की कला ही लेखांकन है। अमेरिका की सर्टिफाइड पब्लिक कंपनी अकाउंटेंट संस्था के अनुसार लेखांकन एक कला है जिसके द्वारा वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है तथा उन्हें संपूर्ण तरीके से वर्गीकृत करके उनके परिणामों में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे लेखांकन है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नियमित रूप से कोई ऐसा कार्य करता है जिसके बदले वे धन अर्जित कर सके। मतलब कोई भी हम काम करते हैं तो हम किस लिए करते हैं कि हमें प्रॉफिट अर्न करना होता है। उसी के मकसद से हम उस काम को करते हैं। तो इसमें क्या है कि जिसके बदले में धन अर्जित कर सके, ये कार्य व्यवसाय अथवा नौकरी या किसी भी अन्य रूप में हो सकता है कि कोई बिजनेस करता है या उसका कोई प्रोफेशन होता है या कोई जॉब करता है। तो उसके लिए वे क्या है, वे कार्य व्यवसाय अथवा नौकरी किसी अन्य रूप में हो सकता है। नौकरी करने वाले व्यक्ति को प्राप्त रकम ही उसकी आय होती है। कि जो हमें अर्निंग हो रही है, हमारी जो इनकम होती है वही हमारी प्रॉफिट होता है या इनकम होती है। किंतु व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को प्राप्त संपूर्ण रकम आय नहीं होती। व्यापार करने वाले व्यक्ति को अपने लेखों को एक पुस्तिका में सुरक्षित रखना होता है कि जो हमारी एंट्रीज होती है ना, हम उन्हें एक कॉपी के अंदर सेव कर लेते हैं ताकि हमारे इन फ्यूचर जब भी उसे ज़रूरत होती है तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार लेखों को सुरक्षित रखना लेखांकन कहलाता है। कि जो हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है, किसको हमने क्या लिया है या क्या हमने पेमेंट्स करी हैं, रिसीव, और हमारी पेमेंट्स को जब हम एक जगह लिख लेते हैं तो उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। स्मिथ एवं एशबर्न के अनुसार लेखांकन व्यावसायिक व्यवहार, सौदों एवं घटनाओं के लिखने और श्रेणीबद्ध करने का विज्ञान है जो मुख्य रूप से वित्तीय प्रकृति के हैं। वित्तीय प्रकृति के हैं एवं इन लेन देनों एवं घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश बनाने, विश्लेषण करने, उनकी व्याख्या और परिणामों को उन व्यक्तियों तक पहुंचाने की कला है जिनको इस व्यवहार और परिणामों के आधार पर निर्णय लेने हैं। ठीक है। लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं? प्रत्येक व्यापारिक व्यवहार को नियमित और सुव्यवस्थित ढंग से रखना। कि जो हमारी अकाउंटिंग है ना, उसके हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, वो क्या हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक व्यापारिक व्यवहार जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसको नियमित एक रूटीन में रखेंगे और सुव्यवस्थित ढंग से रखना है ताकि व्यवसाय में किसी प्रकार की भूल, छल, कपट की संभावना ना रहे। मतलब उसके एरर्स जो है उसके अंदर वो कम से कम हो जाए। विक्रय विक्रय संबंधी सारी जानकारी पुस्तपालन में की गई सूचनाओं के आधार पर आसानी से प्राप्त की जा सके। इसके आधार पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगता है कि जो हमारी बिजनेस है ना, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है एक्चुअल में क्या है, इससे उसका पता चलता है। जब हमारे पास एंट्रीज लिखी होंगी तो हम अपने आप जज कर सकते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है उसकी क्या पोजीशन है, क्या उसका स्टेटस है। इसके आधार पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगता है। इसके आधार पर व्यवसाय के लाभ हानि की गणना की जाती है। व्यवसाय के साथ कार्य करने वाले विभिन्न लेनदारों एवं देनदारों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। कर की राशि की गणना करने में आसानी होती है कि जो हमें टैक्स देना होता है ना, उसका हमें पता चल जाता है कि हमें कितना टैक्स देना है और किस तरह से देना है। पुस्तपालन की जो बुक कीपिंग होती है वो क्या होती है? बुक कीपिंग सिंपल फॉर्म में क्या करेंगे, सिंपली आपको जो बुक कीपिंग का मीनिंग पता चलेगा वो क्या है कि पुस्तपालन लेखांकन का एक भाग है। पुस्तपालन का अर्थ अपने व्यवसाय के लेखों को एक पुस्तक में सुरक्षित रखने से है। कि जो बुक कीपिंग है ना, उसका क्या मतलब है कि व्यवसाय के लेखों को, जो बिजनेस में आपकी एंट्रीज हो रही हैं,
उनको सुरक्षित ढंग से आपने रख लिया, सेव कर लिया एक जगह। और लेखों को सुरक्षित रखना, स्पष्ट एवं शुद्ध रखना, कि वो क्लियर होने चाहिए, कि उनमें कोई डाउट ना हो कि आप लिख रहे हैं कुछ हैं और आपको समझने बाद में आप पढ़ते हैं तो आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपके लेखे इस तरीके से लिखे जाने चाहिए कि आप जब भी उनको पढ़ें तो आपको सारी पोजीशन क्लियर हो जाए कि किसका क्या कितनी अमाउंट है, क्या मतलब मटेरियल हमने इसका परचेज या सेल किया है, तो हमें सारी चीज़ क्लियर हो। और एक रेगुलर वे में हमें पुस्तपालन करना होता है। पुस्तपालन में खातों की जांच करना, त्रुटियां भूल संशोधन करना, लाभ एवं हानि लिखना, समायोजन लिखना, अंतिम खाते बनाना, खातों का विश्लेषण आदि करना सम्मिलित किया जाता है। कि जो पुस्तपालन होता है ना, उसके अंदर हमारे क्या क्या काम आते हैं, अब आप काउंट करें। जैसे कि खातों की जांच करना, त्रुटियां भूल में संशोधन करना, लाभ एवं हानि लिखना कि जो प्रॉफिट लॉस है वो क्या है, समायोजनाएं लिखना है कि जो आपको एडजस्टमेंट है, जैसे बाद में कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो उसमें एंट्री होगी। अंतिम खाते बनाना, जो आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे वो, खातों का विश्लेषण आदि करना सम्मिलित किया जाता है। पुस्तपालन की परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। J.R. बैटलेबाय के अनुसार व्यापारिक व्यवहारों को नियत पुस्तकों में लिखने की कला का नाम पुस्तपालन है। कि जिस तरीके से हम अच्छे ढंग से व्यवहारों को लिखेंगे कॉपी के अंदर, तो उसको जो एक स्मार्ट तरीके से जो हम उसकी प्रेजेंटेशन देंगे वो ही हमारा क्या होगा, पुस्तपालन होगा, बुक कीपिंग होगा। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि पुस्तपालन एक ऐसी क्रिया है जिसमें खातों को नियमित तरीकेबद्ध ढंग से रखा जाता है। कि जो ये इस तरह की एक प्रोसेस होती है जिसमें हम जो हमारे खाते हैं ना, उनको एक नियमित रेगुलर वे में और तरीके से रखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पहले लिख पीछे दे फूल पड़े तो कागज़ से ले। कि माना कि हमने कोई किसी को लेन देन किया है और वो हमारे माइंड से स्किप हो गया है, हमें नहीं याद है कि हमने किसको क्या पेमेंट करी है या क्या रिसीव किया है, तो उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, कागज़ से समय पड़ने पर ले लेंगे। दोहरी लेखा प्रणाली क्या होती है? डबल एंट्री सिस्टम। दोहरी लेखा प्रणाली का आरंभिक प्रयोग सन 1494 ईस्वी में इटली के एक वैज्ञानिक जिनका नाम लिको स्पेसियोली था द्वारा किया गया। सन 1544 ईस्वी में इनका इंग्लिश में अनुवाद हुज ऑल्टन द्वारा किया गया। इसके पश्चात इसमें कुछ संशोधन किए गए। इन सभी परिवर्तनों के पश्चात सन 1785 ईस्वी में एडवर्ड जॉन्स द्वारा इनकी पुस्तक लिखी गई। दोहरा प्रणाली का अर्थ क्या होता है? किसी भी लेन देन अथवा व्यवहार में दो जगह लिखने से है। कि जैसे हम किसी भी लेन देन को दो जगह लिखते हैं, एक तो हम लेने वाले के अकाउंट में लिखेंगे और एक देने वाले के, लेनदार देनदार दोनों के अकाउंट्स में हम लिखेंगे, तो इस कुल मिलाकर हमारी एंट्री दो जगह हो जाएगी। दो जगह लिखने से अर्थ, दो खातों में लिखने से, एक देनदार के खातों में, दूसरा लेनदार के खातों में। इस लेन देन दोहरा लेखा प्रणाली से त्रुटियां भूल की संभावना कम हो जाती है। जब हम एंट्रीज को दो जगह लिखते हैं तो फिर वहाँ पर हमारी भूल या एरर जो भी चीज़ होती है, मिस्टेक या कोई भी एरर, उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो हमारी कम हो जाएंगी। दोहरी लेखा प्रणाली के लिए विभिन्न विद्वानों को अपने अलग अलग मत प्रकट किए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। J.R. बॉटली बॉय के अनुसार प्रत्येक व्यवसायिक सूदों का दोहरा प्रभाव होता है। कि जो हर एक बिजनेस हमारी ट्रांजैक्शन होती है उसका ना दो जगह फ़र्क पड़ता है। ये दो खातों का विपरीत दिशा में प्रभावित करता है। यदि किसी सौदे का पूर्ण लेखा करना हो तो ये आवश्यक होगा कि एक खाते को डेबिट तथा दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाए। कि अगर हमें पूर्ण तरीके से लेखा करना है ना, तो हमें उन अकाउंट्स को अपने दो जगह एंट्री There's करनी no होगी। internet connection right now because you're in airplane mode. एक जगह हमें रिसीव करना होगा और एक जगह हमें पे करना होगा। तो डेबिट करना होगा और एक जगह क्रेडिट करना होगा। प्रत्येक सौदे के इस दोहरे प्रभाव के विलेख के लिए दोहरा रेखा प्रणाली की उत्पत्ति हुई है। विलियम्स पिकल्स के अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेन देन के दोनों पहलुओं अर्थात पाने वाले और देने वाले का लेखा किया जाता है। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। स्पाइसर तथा पैगलर के अनुसार पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली सौदों को लिखने की यह प्रणाली है जिसमें यह माना जाता है कि प्रत्येक सौदों को दो रूप होते हैं। कि जो हमारा हर एक सौदा या हमारी हर एक ट्रांजेक्शन होती है ना, उसके ना दो रूप होते हैं।
एक वह जिसमें एक खाते को मूल्य प्राप्त होता है तथा दूसरा जिसमें एक से मूल्य दिया जाता है, जो मूल्य पाता है डेबिट किया जाता है और दूसरा क्रेडिट किया जाता है। मतलब जो पाने वाला होता है ना वो तो डेबिटर होता है, डेबिट किया जाता है उसको, और जो देने वाला होता है उसको क्रेडिट किया जाता है क्योंकि वो दे रहा होता है। दोहरी लेखा प्रणाली के सिद्धांत क्या होते हैं? प्रत्येक व्यवहार में दो व्यक्ति होते हैं, एक वह जो विक्रेता होता है, दूसरा वह जो क्रेता होता है। कि जो एक बंदा है वो सेल कर रहा है और दूसरा परचेज कर रहा है, तो इसी तरह से एक डेबिटर है और एक क्रेडिटर है। तो प्रत्येक लेन देन को दोनों विक्रेता और क्रेता खातों में लिखा जाता है। हर एक जो ट्रांजैक्शन होगी वो लेने वाले और देने वाले, पाने वाला और देने वाला दोनों के खाते में लिखा जाएगा। प्रत्येक लेन देन में लेने वाला ऋणी तथा देने वाला धनी खाते से संबंधित होता है। प्रत्येक लेन देन व्यवहार का लेखा नियमित और नियमबद्ध तरीके से किया जाता है। अब देखो आपको दोहरी लेखा प्रणाली का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया है। अब हम खातों के प्रकार को पढ़ेंगे कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं ना वो कितनी तरह के होते हैं। दोहरी लेखा प्रणाली में दो खाते मुख्य रूप से होते हैं। मेन जो टाइप होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। एक तो पर्सनल अकाउंट होते हैं, व्यक्तिगत खाते एवं अव्यक्तिगत खाते। ठीक है, व्यक्तिगत खाते कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? व्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था आदि के नाम से खोले जाते हैं। जो एक्चुअली किसी के नाम पे ही खोले जाते हैं वो हमारे व्यक्तिगत खाते होते हैं। इनमें लेने वाले का खाता डेबिट और देने वाले का क्रेडिट होता है। मतलब जो रिसीवर होता है ना, रिसीवर इज़ द डेबिटर एंड गिवर इज़ द क्रेडिटर। वर्गीकरण, व्यक्तिगत खाते को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। कि जो खाते होते हैं ना उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो जैसे कि व्यक्तिगत खाते, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। एक तो हो गए हमारे नेचुरल अकाउंट्स होते हैं, प्राकृतिक खाते। कृत्रिम व्यक्तिगत खाते आर्टिफिशियल पर्सन्स के लिए होते हैं। प्रतिनिधित्व होते हैं जो दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते जैसे राम, रहीम, कृष्णा या XYZ, हम किसी का भी नाम बता सकते हैं। तो कृत्रिम व्यक्तिगत खाते जैसे फर्म, संस्थाएं, बैंक, क्लब, बीमा कंपनी, सरकारी विभाग आदि। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम किसी भी संस्था का नाम ले सकते हैं। जैसे ब्राइट क्लासेस के नाम से आप व्यक्तिगत खाता मान लें। कृत्रिम खाता जो आर्टिफिशियल पर्सन होगा, और संस्थाएं होती हैं, बैंक होते हैं, क्लब होते हैं, बीमा कंपनी, ये सरकारी विभाग, कोई भी इसमें आ सकते हैं। प्रतिनिधित्व खाते कौन से होते हैं? जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कर्मचारियों का देय वेतन, कि जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी होगी ना उसके लिए जो खाता होगा। भूस्वामी का किराया, पूर्णत्व आय, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय। जो व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कर्मचारियों का देय वेतन, भूस्वामी का किराया, पूर्णत्व आय, उपार्जित आय एंड अनुपार्जित आय। मतलब उपार्जित आय जो हमने उपार्जित कर ली है, जो हमें मिल गई है, अनुपार्जित जो अभी नहीं मिली है। अव्यक्तिगत खाते कौन से होते हैं? अव्यक्तिगत खाते में दो प्रकार के खातों को सम्मिलित किया जाता है। वास्तविक खाते, नाम मात्र खाते। मतलब जो रियल अकाउंट्स होते हैं और एक नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं नाम मात्र के। तो इसमें व्यक्तिगत खाते कौन से होते हैं? ये व्यापार की संपत्ति, नकदी एवं माल से संबंधित खाते होते हैं, जैसे फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट आदि। कि जैसे आपने फर्नीचर के नाम से अकाउंट बना लिया है या आपने कैश अकाउंट के नाम से बना लिया है खाता। इसके अंतर्गत व्यापार से प्राप्त संपत्ति को ऋणी, व्यापार से बाहर जाने वाली संपत्ति को धनी कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपने 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, ठीक है, तो फर्नीचर में आपका फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और टू कैश अकाउंट 10,000 से क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। तो वास्तविक खाते दो प्रकार के होते हैं। जो रियल अकाउंट्स होते हैं ना वो भी दो प्रकार के होते हैं। मूर्त वास्तविक खाते, अमूर्त वास्तविक खाते।
मूर्त वास्तविक खातों में छुए एवं मापे जा सकने वाले खाते आते हैं, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर आदि। तो इसमें मूर्त वास्तविक खाते में जो जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो आते हैं, जैसे कि आपकी बिल्डिंग, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह। तो अमूर्त वास्तविक खातों में केवल वह खाते आते हैं जिन्हें अनुभव किया जा सके, जैसे ख्याति, जो आपकी गुडविल है वो, व्यापारिक चिह्न, कॉपीराइट। नाम मात्र के खाते ये वे खाते आते हैं जिनका संबंध व्यय में हानियों से होता है, कि जो आपकी लॉसेस होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं उनसे इनका संबंध होता है। नाम मात्र के खाते होते हैं जो किराया, जैसे कि रेंट, सैलरी, आय लाभों से संबंधित आय होता है, कि जैसे जो इनकम्स होती है ना आपके, और प्रॉफिट्स होते हैं उनसे संबंधित होता है, जैसे ब्याज, कमीशन आदि। दोहरी लेखा प्रणाली के लाभ क्या क्या होते हैं? देखिए, इन चीज़ों को ना आप अच्छे से समझें और इनको नोट करें, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ना ये आपको टू द पॉइंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में या बहुत ज़्यादा आपके पास मोटे नोट्स नहीं बनेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। आप बस चीज़ों को समझते चलिए, और जो भी वीडियोस आपको अच्छी लगें उनको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। दोहरी लेखा प्रणाली के लाभ पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। इस प्रणाली के कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनके अनुसार इसके कार्य किए जाते हैं। इन खातों में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जाता। इस प्रणाली में छल कपट की संभावना कम होती है, क्योंकि इस प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार के दो लेखे किए जाते हैं। मतलब जो हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है ना वो डबल साइडेड हो रही है, तो इसलिए इसमें क्या है कि छल कपट ना, धोखाधड़ी वगैरह इसमें नहीं हो सकती है। तो इसमें ये प्रणाली प्रबंध कार्य में अत्यधिक सफल है, क्योंकि इसमें प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय होती हैं। दोहरी लेखा प्रणाली में विभिन्न सूचनाएं, जैसे क्रय विक्रय, स्टॉक की, जो आपकी सेल परचेज हो गई, स्टॉक हो गई, एक्सपेंसेस हो गए आपके, तो इन चीज़ों को आपको क्लियर आएगा। फिर इसमें देनदारों से प्राप्त प्राप्य धन एवं लेनदारों को देय धन संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। व्यापारिक वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाकर आपकी आर्थिक स्थिति का आसानी से पता लगा सकते हैं, कि जो व्यापारी वर्ष के अंत में कि फाइनल अकाउंट बनता है तो उसमें क्या है कि पूरी कंडीशन से पता चल जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। दोहरी लेखा प्रणाली में खातों के 3 भागों में विभाजित किया जाता है: व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और नाम मात्र के खाते। कि जो दोहरी लेखा प्रणाली है ना उसे 3 जगह डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो जैसे फर्स्ट हो गया आपका व्यक्तिगत खाते, सेकंड हो गया आपका वास्तविक खाते और दूसरे हो गए आपके नाम मात्र के खाते। इसलिए प्रत्येक खाते के पूर्ण विवरण को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दोहरी लेखा प्रणाली में एक तलपट बनाकर खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच की जाती है, कि इसमें क्या है कि एक ट्राई बैलेंस बनती है, तलपट बनती है, और उसमें अंकगणितीय न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की शुद्धता की जांच हो जाती है। तो इसमें प्रत्येक व्यापारी एक अवधि के पश्चात व्यापार में हुए लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। वह व्यापारी के लाभ हानि खाता बनाकर व्यापार में हुए लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त कर सकता है। कि प्रत्येक व्यापारी ना व्यापार में हुए लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो इसलिए वह क्या करता है, लाभ हानि खाता बनाता है, फिर व्यापार में हुए लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त करता है। लाभ हानि खाते से उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दोहरी लेखा प्रणाली को कंपनी विधान एवं अन्य विधानों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। कर अधिकारी इसे विश्वसनीय मानते हैं। संयुक्त पूंजी कंपनियों, बैंक व कंपनियों के लिए दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार खाते रखना अनिवार्य है। चालू वर्ष के लाभ हानि खाते में आर्थिक चिट्ठे की तुलना गत वर्ष के लाभ हानि खाते में आर्थिक चिट्ठे से करके ये पता लगाया जा सकता है कि व्यापार उन्नति अथवा अवनति किस ओर जा रहा है। कि जो आपका करेंट ईयर है ना, चालू वर्ष, उसमें लाभ हानि खाते की चिट्ठे की तुलना गत वर्ष के लाभ हानि खाते के चिट्ठे से करी जाती है। कि जैसे आपकी बैलेंस शीट इस ईयर की है और लास्ट ईयर की है, दोनों को साथ रखा जाएगा तो फिर उससे पता चल जाएगा कि जो हमारा बिजनेस है वो प्रोग्रेस कर रहा है या वो डाउन जा रहा है। दोनों में कंपैरिजन करके पता चल जाता है। दोहरी लेखा प्रणाली के दोष क्या होते हैं? बहुत अधिक पुस्तकें रखने के कारण ये पत्ती अत्यधिक खर्चीली होती है। क्या है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, तो उसकी वजह से कि ये ना बहुत खर्चीली हो जाती है कंडीशन। तो इसलिए प्रशिक्षित योग्य लेखपालों की आवश्यकता होती है। कि जो अकाउंटेंट्स होते हैं ना वो ट्रेंड होने चाहिए और
एलिजिबल होने चाहिए अच्छी तरह से। यदि लेखपालक अयोग्य है या लापरवाही करता है तो व्यापार में लाभ हानि की सही जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता है। कि अगर देखो वो एबिलिटी है ही नहीं अकाउंटेंट में, तो वो क्या करेगा, वो अच्छे से इसको कर नहीं पाएगा, कैलकुलेशन वगैरह उस चीज़ों को एस्टिमेट नहीं कर पाएगा ठीक से। तो उससे आपके व्यापार का पता नहीं चलेगा और जिसलिए आपने अकाउंटेंट को रखा है वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं क्लियर होगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एबिलिटी उसके अंदर इतनी हो। रोज़नामचा क्या होता है? अब आप रोज़नामचे के बारे में पढ़ें। रोज़नामचे की उत्पत्ति फ्रांस से हुई। फ्रेंच भाषा के शब्द जॉर, जिसका अर्थ है दिन है, मतलब जॉर का मीनिंग जो है फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड का, उसका दिन है, जर्नल बना, जिससे क्या बना, जर्नल। रोज़नामचा प्रारंभिक लेखों की एक बही है जिसमें दिन प्रतिदिन के व्यवहारों को लिखा जाता है। कि ये क्या है, कि एक प्रारंभिक लेखों की एक बही है, एक रिकॉर्ड है जिसको हम प्रतिदिन के जितने भी हमारे खर्चे होंगे उनको हम एंट्री कर देंगे। इसे लेख के लेखा प्रणाली के अनुसार रखे जाते हैं। एम.जे. कीलर के अनुसार रोज़नामचा एक व्यावसायिक अभिलेख है जिसमें मूल रूप से व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है और जो समस्त व्यवहारों को संगठित रूप में तथा तिथि के क्रम से एक स्थान पर दूसरे स्थान करता है, एक स्थान पर प्रस्तुत करता है। कि रोज़नामचे में क्या करेंगे, हम व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा किया जाएगा और इसमें जितने भी व्यवहार होंगे ना, वो ना डेट वाइज लिखेंगे। कि जैसे डेट से हमने ये खर्चा लिख दिया, आज की डेट में जो खर्च हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। जब हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट होएगा तो हम नई डेट लिखकर नए खर्चे उसके अंदर एंट्री कर देंगे। रोज़नामचे के प्रारूप क्या है, कि जैसे आप ये फॉर्मेट देखो कि पहले हम रोज़नामचे के लिए क्या करेंगे, डेट डालेंगे एक कॉलम में, दूसरे में हम पर्टिकुलर्स डालेंगे, फिर हम तीसरे में उसका पेज नंबर डालेंगे, फिर अमाउंट डेबिट हुई है या अमाउंट क्रेडिट हुई है हम उस साइड के अंदर लिख देंगे। फिर तिथि, रोज़नामचे के 5 खानों में ये पहला खाना होता है जिसमें तिथि लिखी जाती है। जिस दिन जो विवरण दिया जा रहा है उसी दिन की तिथि डालनी है। कि हमें डेट ना उसी दिन की डालनी है जिस दिन हम डिटेल दे रहे हैं उस चीज़ की। फिर इसमें विवरण, इस खाने में लेन देनों से संबंधित पूर्ण विवरण दिया जाता है। इसमें 2 लाइनों में विवरण प्रस्तुत करना होता है। पहली लाइन में ऋणी तथा दूसरी लाइन में धनी लिखा जाता है। ऋणी वाली लाइन में आप केवल खाते के नाम को ऋणी करेंगे और धनी खाते में इंग्लिश में टू और हिंदी में को लिखते हैं। ठीक है। कि जब हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो हम उससे पहले टू लिखेंगे, तब हम तीसरी लाइन में अल्प विवरण स्टेटमेंट दिया जाता है। कि जो हमारी जो स्टेटमेंट होती है ना, नरेशन होती है, वो हमें लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। खाता बही की पृष्ठ संख्या, लेजर फॉलो इस खाने में पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। ये खाता बही में खाता खोला गया हो। कि हमारा जैसे लेजर बुक है तो लेजर बुक के अंदर हम क्या करते हैं कि हर एक का अकाउंट बना लेते हैं। फिर उस अकाउंट के बेसिस पर जब हम एंट्री करते हैं ना अपने रोज़नामचा में, तो उसमें हम उसका डेट डालेंगे और वहाँ पर लेज़र फॉलियो में उस पेज का नंबर डाल देंगे जिस लेज़र में जो नंबर है। तो इससे हमारा लेजर का उसके अंदर एंट्री हो जाती है कि हाँ इससे ये कनेक्टेड है। ठीक है। राशि ऋणी, इसमें वह राशि लिखी जाती है जो ऋणी पक्ष की राशि होती है। राशि धनी, इस खाते में वह धनराशि लिखी जाती है जिससे खाता धनी हो रहा है। प्रारंभिक लेखों की पुस्तकें, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकें कैसे होती हैं? रोकड़ पुस्तक या रोकड़ बही ये प्रारंभिक लेखों की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें रोकड़ में बैंक से संबंधित सभी प्राप्तियों भुगतानों की सम्मिलित किया जाता है। रोकड़ बही के लिखित प्रकार होते हैं कि जो हमारी रोकड़ बही होती है ना, कैश बुक के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि सामान्य रोकड़ बही, एक तो हमारी जनरल कैश बुक हो जाएगी। 2 खाने वाली रोकड़ बही, एक हमारी 2 जिसमें 2 कॉलम होंगे वो वाली रोकड़ बही होगी। 3 खाने वाली रोकड़ बही होगी जिसमें हमारे 3 कॉलम हो जाएंगे। खुदरा रोकड़ बही, खुदरा में अभी आप आगे पढ़ लेंगे। क्रय पुस्तक, क्रय पुस्तक क्या होती है? क्रय पुस्तक से आशय ऐसी पुस्तक है जिसमें उधार क्रय जो व्यापार के माल से संबंधित है लिखे जाते हैं। इसमें नकद क्रय विक्रय
क्रय किया गया माल नहीं दिखाया जाता, कि जो हम उधार माल लेते हैं ना वो ही दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त जिसका व्यापार नहीं किया जाता हो, जैसे मशीन फर्नीचर आदि भी उधार लिया जाता है तो उसका विवरण भी नहीं दिखाया जाता। जैसे कि हम कोई एसेट वगैरह लेते हैं तो उसको नहीं दिखाते। विक्रय पुस्तक क्या होता है? विक्रय पुस्तक से आशय ऐसी पुस्तक से है जिसमें व्यापार के संबंधी उधार विक्रय का ब्यौरा दिया जाता है। इसमें नकद विक्रय को नहीं लिखा जाता। इसके अतिरिक्त यदि व्यापार पर कोई फर्नीचर या मशीनरी उधार बेची जा गई है तो उसका विवरण भी इसमें नहीं दिया जाएगा। क्रय वापसी पुस्तक क्या होती है? ये एक पुस्तक होती है जिसमें व्यापारी मंगवाए गए माल को वापस कर देता है। जैसे कि जो हमारी परचेज होती है ना वो रिटर्न हो जाती है। ये किसी भी कारण हो सकता है, जैसे कि माल आदेशानुसार नहीं हो, जो ऑर्डर दिया है ना उसके अकॉर्डिंग माल नहीं है, ये माल सस्ते में टूट फूट रास्ते में टूट फूट जाता है, कि जैसे ब्रेक हो जाता है, ब्रेकेज वगैरह। तो इसकी प्रविष्टि क्रय वापसी पुस्तक में की जाती है कि जब हमारा कोई माल वगैरह टूट फूट जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें क्या है कि उसको ना हम परचेज रिटर्न में डाल देते हैं अकाउंट में। क्रय वापसी खाता हमेशा होता धनी होता है ये, और जिस पार्टी को माल वापस किया जाता है वह ऋणी होती है। ठीक है। विक्रय वापसी पुस्तक क्या होती है? ये वह क्रेता जिसने इस व्यापारी से माल खरीदा है, यदि वह माल से असंतुष्ट है, कि जैसे कोई हमारा कस्टमर है और वह माल से सेटिस्फाई नहीं है तो माल वापस आ जाता है। ऐसे वापस आए माल को विक्रय वापसी कहते हैं, कि जो माल हमारा वापस आ जाता है उसको हम सेल्स सेल्स रिटर्न बोल देंगे। ठीक है। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। इसे विक्रय वापसी पुस्तक में ऋणी पक्ष में लिखते हैं। वह व्यापारी जिससे माल वापस आया है उसे धनी करते हैं। प्राप्य बिल पुस्तक, की जो प्राप्य बिल पुस्तक है वो क्या है? बिल्स रिसीवेबल। इस पुस्तक में ग्राहकों या देनदारों से प्राप्त प्राप्य बिलों का ब्यौरा होता है। ये जो देनदार है ना, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनसे जो हमें बिल मिले हैं उनका डिटेल होती है उसके अंदर। इस पुस्तक से ये पता लगाया जा सकता है कि ये किसको देनदार से कितनी राशि प्राप्त की गई है। किस तिथि को किस देनदार से कितनी राशि प्राप्त की गई है, मतलब हमें डेट वाइज पता चल जाता है कि हमें किससे कितनी अमाउंट को हमने रिसीव किया है। देय बिल पुस्तक। देय बिल पुस्तक क्या होती है? बिल्स पेएबल। तो एक तो बिल रिसीवेबल होता है, एक बिल पेएबल होता है। तो ये एक विपत्र होते हैं, कि मतलब ये ना हमारे पास एक स्लिप होती है, स्लिप फॉर्म में रहता है, जो किसी संस्था कंपनी द्वारा अपनी ऋणदाताओं अथवा लेनदारों को दिए जाते हैं। इस पुस्तक से ये पता लगाया जा सकता है कि किस तिथि को किस लेनदार को विपत्र दिए गए अथवा किस तिथि को किस विपत्र का भुगतान किया जाना है। मतलब जैसे पेमेंट्स वगैरह नहीं हुई होती हैं तो हम उनको एक स्लिप इशू कर लेते हैं, और उससे फिर वो मतलब डेट जो गिवन होती है उसके ऊपर पेमेंट करनी होती है उस डेट में। तो इसमें खाता बही का प्रारूप क्या होता है? लेजर का जो प्रारूप है वो क्या है? जैसे डेबिट, क्रेडिट, लेजर। तो इसमें क्या होगा? डेट हो जाएगी आपकी, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, पेज नंबर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, पेज नंबर, अमाउंट। तो इसमें डबल साइडेड एंट्री होती है। ठीक है। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। खाता बही में खतौनी की प्रक्रिया। रोजनामचे से की गई सभी प्रविष्टियों के खाते एक बार ही खोले जाते हैं, दूसरी बार नहीं। जो रोजनामचा होता है ना, जर्नल जो होता है, उससे की गई सभी प्रविष्टियों के खाते ना एक ही बार खोले जाते हैं। उसमें जो एंट्रीज होती है सभी खातों में पहले वाले खाने में रोजनामचे वाली ही तिथि लिखी जाती है। ये जर्नल होता है ना, उसी की डेट लिखी जाएगी। प्रत्येक खाते का नाम खाते बही के पन्ने में बीच में लिखा जाता है। मतलब जो लेजर होती है ना उसमें हम बिल्कुल सेंटर में नाम लिखते हैं, जो भी हमारा अकाउंट रहता है उसका। जिस खाते में खतौनी करनी होती है उसमें रोजनामचे के अनुसार धनी को धनी की ओर और ऋणी को ऋणी की ओर लिखा जाता है। रकम वाले खाने में संबंधित रकम लिखी जाती है, कि पहले हम डेट डालेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी डिटेल देते हैं। ठीक है। प्रत्येक खाते का नाम खाता बही के पन्ने के बीच में लिखते हैं। खतौनी करनी होती है उसमें रोजनामचे के अनुसार धनी को धनी और ऋणी को ऋणी किया जाता है।
रकम वाले खाने में संबंधित रकम लिखी जाती है। फिर जो हमारा एक साइड में जो अमाउंट का कॉलम होता है उसमें हम अमाउंट लिख देते हैं। रोजनामचे का प्रारूप देख लीजिए आप। उदाहरण, धनीराम के रोजनामचे में निम्न प्रविष्टियां कीजिए। कि आपको धनीराम के खाते में ये प्रविष्टियां दे दी हैं, ठीक है। तो ये एंट्रियां दे दी हैं, ठीक है। तो आपने जर्नल ऑफ धनीराम बनाना है। सॉरी, दिख रहा है ना आपको? होपफुली क्लियर हो जाएगा आपको ये। जर्नल ऑफ धनीराम, पहले आप डेट डालेंगे पर्टिकुलर्स में, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, तो ये 90,000 का कैश हो जाएगा। टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्ट किया है तो यहाँ पर आ गए। ये फर्नीचर, परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट। तो ये अलग अलग एंट्रीज आप देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और फिर उसके बाद हो जाती है तलपट या परीक्षा सूची। तलपट होती है जिससे हम एक तरह से एग्जामिन करते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग हुई है वो ठीक है या उसमें कोई एरर या मिस्टेक तो नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, समस्त लेन देन और खतौनी के पश्चात कोई अशुद्धि तो नहीं रह गई, इसकी जांच तलपट द्वारा की जाती है। ये भी कहा जा सकता है कि तलपट खाता बही के समस्त खातों के ऋणी व धनी शेषों की सूची है, जो खाता बही में की गई खतौनी संबंधी जांच है। स्पाइसर एंड पैगलर के अनुसार, स्पाइसर और पैगलर के अनुसार निश्चित तिथि तथा पर संपूर्ण पोस्टिंग हो जाने पर शेषों की जो सूची बनाई जाती है उसे तलपट कहते हैं। कि जब निश्चित तिथि पर एक फिक्स डेट होती है तो उसमें जितने भी हमारी एंट्रीज होती हैं ना, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस, तलपट कहते हैं। J.R. बाटले बॉय के अनुसार तलपट खाता बही के ऋणी तथा धनी पक्ष के शेषों से तैयार किया जाता है। यह विवरण है जिसका उद्देश्य खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करना होता है। कि जो हमारी लेजर है ना, उसकी हमें ना एक्यूरेसी निकालनी होती है कि वो हमारी ठीक है या उसमें कोई प्रॉब्लम या गड़बड़ तो नहीं हुई है। तलपट की विशेषताएं क्या होती हैं? तलपट खाता नहीं होता, ये केवल एक विवरण होता है। तलपट ना कोई अकाउंट नहीं है, ये एक डिटेल होती है। इसके लिए एक विशिष्ट तिथि होती है, इसमें फिक्स डेट में बनाई जाती है। इसे कभी भी बनाया जा सकता है, इसको कभी भी बना लो आप। ये नहीं कि आप मतलब आज ही बनाना है, कल बनाना है या किसी डेट में बनाना है, लेकिन हर एक बिज़नेस का अपना ना एक सिस्टम होता है। बिजनेसमैन को पता रहता है कि मुझे कितने टाइम में एक तलपट तैयार करनी है, कितने टाइम में मुझे डिटेल्स कलेक्ट करनी चाहिए, तो वो अपनी अकॉर्डिंग उन चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच करना होता है। कि जो न्यूमेरिकल एक्यूरेसी होती है ना, उसका जांच करना होता है मकसद। ये खातों के योग अथवा शेषों से बनाया जाता है। जो खाते होते हैं ना, उनका टोटल करके बनाया जाता है। जैसे ट्रायल बैलेंस है, नेम ऑफ द फॉर्म, तो इसमें नेम ऑफ द फॉर्म एज ऑन डेट लिखी जाएगी। फिर इसमें जैसे कैपिटल, ड्राइंग, कैश, फर्नीचर, परचेज अमाउंट डेबिट, कैपिटल अमाउंट क्रेडिट, फिर ड्राइंग्स, कैश, फर्नीचर, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में आएगा, सेल्स क्रेडिट साइड में आएगा। फिर इसमें सेल्स रिटर्न डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, डिस्काउंट गिवन डेबिट, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, वेजेस, डेटर्स, ये डेबिट साइड में आएगा। क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में आएगा। बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल पेएबल क्रेडिट, लोन डेबिट। फिर टोटल दोनों साइड्स का इक्वल हो जाएगा। तलपट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या होती हैं? जैसे कि हम तलपट बना रहे हैं तो हमें क्या करना है कि केवल वही खाते तलपट में सम्मिलित किए जाते हैं जिनका शेष बाकी होता है। कि जिनकी जो बैलेंस होता है, जिनका बाकी होता है, वो तलपट में सम्मिलित किए जाते हैं। जिस खाते का शेष ऋणी होता है उसे ऋणी पक्ष में, जिसका धनी होता है उसे धनी पक्ष में दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न खातों का स्वभाव संबंधी जानकारी होना भी आवश्यक है। संपत्तियों के शेष ऋणी होते हैं तथा ऋणी पक्ष में दिखाते हैं, जैसे देनदार, प्राप्य, बिल, रोकड़, मशीनरी, फर्नीचर, भवन, ख्याति, पूर्वधत व्यय आदि।
समस्त दायित्वों का शेष धनी होता है। जैसे मतलब संपत्तियों के शेष ऋणी जो होते हैं, ऋणी पक्ष में दिखाते हैं। ऋणी के आपको एग्जाम्पल दे दिया, जैसे देनदार, प्राप्य बिल, रॉकड़, मशीनरी, फर्नीचर, भवन, ख्याति, पूर्णत्व आदि। समस्त दायित्वों का शेष जो होता है वो धनी होता है। जैसे कि क्रेडिट में क्या होगा, लेनदार, देय बिल, अदत्तव्यय, बैंक ओवरड्राफ्ट आदि। इन्हें तलपट में धनी पक्ष में दिखाया जाता है। आपको डेबिट और क्रेडिट साइड अलग अलग बता दी गए हैं यहाँ पर। पूंजी खाते का शेष धनी एवं आहरण खाते का शेष ऋणी होता है। ये जो आपका पूंजी खाता होता है ना, वो क्रेडिट साइड में जाता है, और जो आपके ड्राइंग्स होते हैं वो डेबिट साइड में होते हैं। समस्त व्यय व हानियों का शेष ऋणी, समस्त आय एवं लाभों का शेष धनी होता है। क्लियर है? तो ठीक है, ये आप वीडियो देखें, इसको अच्छे से समझें, स्क्रीनशॉट लेकर इसके वो बना लेना आप नोट्स। और बाकी मैं ये वाली वीडियो की जो पीडीएफ है इसे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, ब्राइट कॉमर्स क्लासेस के नाम से, वो आप उससे ले लीजिएगा। और कल हम इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई वुड बी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। बाय।